Additional Secretary Ministry of Coal, Shri Vinod Kumar Tiwari. Additional Secretary Ministry of Steel, Srimati Ruchika Chaudhary Govil. Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of Steel, Srimati Sukriti Likhi. Speakers, delegates, senior officials from Ministry of Steel and other government offices of public sector undertakings, distinguished guests from the private sector, media representatives, ladies and gentlemen. Namaskar, Suprabhat, and a very good morning to all of you. I happily welcome you all to the National Conference on Making India Atmanirbhar in Steel and the role of secondary steel sector in achieving. It acts as a guide to a brighter future. अपना इतिहास भी है गौरवशाली। हमने हर जर्रे जर्रे से मिलकर हौसले बनाए, कब के भी कल के भी कदम ना हटाए। इरादे हैं इस बाती आंखों में चिंगारी, हम खुशियों को फैला दे, ऐसी है तैयारी, ऐसी है तैयारी। औलाद हमको लानी इरादे, वादे को शिद्दत से निभा ले। औलाद हमको लानी इरादे, हर वादे को शिद्दत से निभा ले। पर्यावरण के हम चेहरों पे मुस्कान लाके, धरती का सीना चीर कर सबके दिलों को जीत कर, सामाजिक सरोकार से बढ़ते चले उम्मीद से। इरादे हैं इस बाती आंखों में चिंगारी, हम खुशियों को फैला दे, ऐसी है तैयारी, ऐसी है तैयारी। औलाद हमको लानी इरादे, हर वादे को शिद्दत से निभा ले। औलाद हमको लानी इरादे, हर वादे को शिद्दत से निभा Steel. Steel is the backbone of any modern economy, and as we all know, the secondary steel sector has always played a pivotal and a significant role in the growth of the steel industry in India. उसमें हमारे साथ भाग लेने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। सर, मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच करीब 700 सेकेंडरी स्टील के उत्पादक यहाँ उपस्थित हैं और ये 20 प्रदेशों से आए हैं। सर, आज उनका जो मुख्य मकसद हम लोगों का है कि ये लोगों के साथ हम 11 मुद्दों पर चर्चा करेंगे और ये मुद्दे मैं आपको स्लाइड पर दिखा रही हूँ।
पिछले वर्ष हम लोगों ने 104 मिलियन टन का उत्पादन किया था और मैं 26 मार्च का डेटा अगर बताऊँ तो हम लोग ऑलरेडी 119 मिलियन टन का प्रोडक्शन कर चुके हैं। तो आप लोग वो ऐसा स्पेशल स्टील बनाते हैं जो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण हमारे बड़े जो प्राइमरी स्टील उत्पादक हैं वो नहीं बना सकते। साथ ही साथ सेकेंडरी जो हमारी श्रेणी है, सेकेंडरी सेक्टर की जो श्रेणी है, उसमें हमारे पैलेट मैन्युफैक्चरर्स और स्पॉन्ज आइटम मैन्युफैक्चरर्स भी आते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो हम लोग जो हमारी इकाइयाँ हैं वो 2000 आप सभी को याद होगा कि जब हमने अक्टूबर 2021 में PLI का कॉन्फ्रेंस की तो हमने उस समय भी हमारे अपने जितने भी इस्पात सेकेंडरी इस्पात उत्पादक हैं आप लोगों को बड़ी मात्रा में बुलाया था और आपके साथ हमारी बातचीत हुई थी। आप लोगों ने अपने जो सुझाव हमने के लिए थे। उसके बाद दिसंबर में मंत्री जी खुद मंडी को निकल रहे थे, वहाँ पे जो हमारे सेकेंडरी इस्पात उत्पादक हैं उनसे उनकी बातचीत हुई थी। उसके बाद वो उड़ीसा गए, वहाँ पर भी हुआ और इसी श्रृंखला में हमने मध्य प्रदेश में जो हमारे सेकेंडरी इस्पात उत्पादक हैं उनसे बात करी। इस बातचीत के कारण हम लोगों को मालूम पड़ा कि आपकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं और मंत्री जी ने हमें आदेश दिया कि जितनी भी चुनौतियाँ हमारे सेकेंडरी इस्पात उत्पादक फील करते हैं, फेस करते हैं, उनको हम उनका वर्गीकरण करें, उनको हम सूचीबद्ध करें। तो हम लोगों ने उसको जब किया तो हमने उनको 6 सूचियों में बांटा। ये मैं स्लाइड में आपको ब्रीफली दिखाऊंगी, उसका डिस्कशन बाद में होगा। तो हमने सबसे पहला जो आपका चैलेंज है उसको रॉ मटेरियल सिक्योरिटी, थर्मल कोल के बारे में है, आपका स्क्रैप के रिलेटेड है, आयरन ओर के रिलेटेड है। उसी तरह आपके ट्रेड रिलेटेड इशूज भी हैं, उनको हमने वर्गीकृत किया है। इसके अलावा आपके जो हमारे सेकेंडरी स्टील प्लेयर्स को R&D और जो क्वालिटी कंट्रोल है इसमें भी थोड़ा सा चैलेंज है। आपकी रिफाइनिंग प्रोसेसिंग में भी कई प्रॉब्लम होती हैं, कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटीज आप लोग को नहीं मिलती हैं आसानी से। तो इन सबको एड्रेस करने का हमें आदेश दिया है। आप देखें कि आपके कुछ ऑपरेशनल इशूज भी हैं, जैसे कि आप लोगों को फ्रेट के इशूज हैं, PNG के रेट के इशू हैं, तो ये सब हम लोग इनसे अवगत हैं और आज हम आपसे इनके विषय में जानना भी चाहेंगे, आपके सुझाव भी समझेंगे। इसके अलावा आपके कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं जो विद रिलेटेड, जहाँ पे आपको जो वर्किंग कैपिटल है उससे प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों ने इस विषय पे कई बार चर्चा की है और किस तरह से आपकी डेट बेस्ड फाइनेंसिंग बढ़ सके। हमने MSME मिनिस्ट्री में भी ये बात की है कि कैसे जो हमारा इस समय का 250 का टर्नओवर है वो बढ़ा दिया जाए और बढ़ा के 500 कर दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक हमारे जो सेकेंडरी स्टील उत्पादक हैं उसमें MSME के क्षेत्र में कवर हो सके और उसका फायदा उठा सके। और भी आपके थोड़े इशूज़ हैं जैसे कॉर्पोरेट विजन की भी कमी है, स्किल मैनपावर की कमी है, तो इन सब का ही हम लोग इनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इसके मंत्री जी के डायरेक्शन में हमने कई एक्शन लिए, मैं सारे तो नहीं बताऊंगी पर कुछ जो मुख्य हैं उनका चर्चा करूंगी। जैसे हम लोगों ने स्टील स्क्रैपिंग पॉलिसी बनाई है, जिसमें लोगों का ये एम है कि आप लोगों को स्क्रैप की अवेलेबिलिटी आराम से हो सके। हमने स्क्रैप पर जो ड्यूटी लगती थी उसको भी कम करवाया है। साथ ही साथ R&D के कई प्रोजेक्ट हमने अप्रूव किए हैं जो कि हमारे सेकेंडरी इस्पात उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। PLI स्कीम में हमने ऐसे प्रोडक्ट रखे हैं जिसमें आप पूरी तरह से भागीदारी हो सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने 2020 में पुनः एक चिट्ठी दोहराई है कि हमारे जो सेकेंडरी इस्पात उत्पादक हैं जो वो मटेरियल बनाते हैं वो अगर BIS सर्टिफाइड है तो वो प्राइमरी इस्पात उत्पादकों के जो मटेरियल है उसके बराबर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये चिट्ठी हम लोगों ने CPWD, MOD और MES सबको लिखी है, जिससे हमारे जो आप लोग सेकेंडरी स्टील के उत्पादक हैं उनको फायदा हो सके। नाउ इसके अलावा मंत्री जी ने हमें एक और आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास नेशनल स्टील पॉलिसी है, लेकिन हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो केवल हमारे सेकेंडरी स्टील उत्पादकों के लिए हो, जिसमें हम उनका विजन ला सकें, उनकी चुनौतियाँ लिख सकें, उनके जो उनके एडवांटेजेस हैं सेकेंडरी स्टील के उसको ला सकें और एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकें जो कि हमारे सेकेंडरी स्टील को बढ़ने में सहायता दे सके। तो आज जो हमारा यहाँ का जो मुख्य मुद्दे हम डिस्कस करेंगे उसमें हम आपसे आपकी चुनौतियों को और जो आप ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ तो मैंने आपको दिखाई जो हमने वर्गीकृत की है, उसके अलावा हम आपसे इनके सुझाव भी मांगेंगे। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं
जिससे कि आपके जो सुझाव हैं, आपने जो हमें अपना एक्सपीरियंस आप हमें बताएंगे, उसके बेसिस पर हम एक बहुत ही अच्छी नेशनल स्टील पॉलिसी फॉर सेकेंडरी स्टील तैयार कर सकें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ आज हम आपको PLI के विषय में कुछ थोड़ा ये भी बताएंगे कि हमने क्या उसमें बदलाव किए हैं और क्या हम आपसे और समझना चाहेंगे कि अगर कुछ और चेंज करने से आप लोग बड़ी मात्रा में उसमें भाग ले सकें तो वो भी हम करना चाहेंगे। If you explain the contours of the scheme, can you play the video, please? With the day-to-day increase of utilization of consumer and consumer-centric applications and products like white goods, automobile body and components, pipes for transportation of oil and gas, boilers, ballistic and armor sheets, high-speed railway lines, turbine components, distribution and power transformers. Ministry of Steel kick-started the Production-Linked Incentive Scheme or the PLI scheme for specialty steel on 29th July 2021. With an aim to increase domestic production of specialty steel, minimizing import dependency and enhancing exports, this scheme will also help the overall Indian steel industry to move up the ladder of value chain and also adapt to newer and better technologies. Coated or plated steel products, high strength or wheel resistant steel, specialty rails, alloy steel products, steel wires, and electrical steel are categories of specialty steel identified for the scheme by the ministry. With a budgetary outlay of about $828.24 million, the scheme will be effective for a period of 5 years, starting from 2024-25. The incentives for the scheme will be segregated into 3 incentive slabs. Slabs A, B, C, with the incentives varying between 4% to 12% on incremental production basis. Major highlights of the specialty steel PLI scheme are 5 product categories and 19 subcategories. Any company registered in India engaged in manufacturing of the identified specialty steel grades is eligible to participate in the scheme. Minimum thresholds post the date of notification, that is 29th July 2021, to be made. Selected companies will enter into a memorandum of agreement with Ministry of Steel. Maximum incentive per group company is capped at ₹200 crore per year. Detailed guidelines were notified on 20th October 2021. We encourage a wide participation by all. Scheme offers a level playing field for both primary and the secondary players. Applications are now being accepted for the specialty steel PLI scheme. For more details, please log on to www.steel.gov.in/PLI. Encourage wider participation by the industry. And we have, in the process, we have consulted the industry and had very deep engagement with the industry to understand what exactly will be the constraint. And since the scheme will start in another 2-3 years, so we wanted a better feedback from the industry. So moving on. So as explained already, these are the basic features of the PLI scheme, where we want the companies to commit on incremental production and investment. And as mentioned already, the submissions, the last date has been extended by 1 month, which was previously 29th of March. We have already done what we have been able to do. Now, coming to the action that we are considering presently, as already seen, the deadline has been extended. The other part, whatever has been mentioned, we are in the process of consideration as to what we can do regarding the steel grades that we can include, and what kind of incremental production rate we can, because we need to keep into account what aspirations the country has got, and we need to see how we can change the incremental production without to include the investment portfolio
which can include the technology upgradation on one side and the upstream facilities of steel making, which need to be modified in a specific fashion to lead to a downstream production which will be of the required quality. So that we are considering. And lastly, we have planned for reducing the slabs to two. One, we are wanting to classify the categories as strategic and the other one as commercial grades of steel, which we can assign the lower, the commercial grades can be assigned lower level of, looking for further suggestions on how we can make it more industry friendly and simple so that we can attract wider participation. Thank you very much. We are, first of all, I think all of us need to be grateful that we are in a time when we have spectacular visionary leadership. With this energy and enthusiasm and drive to build a new India, I think we are seeing a pace of growth, a pace of legislation, a pace of change that is happening, which is worried about the next generation that is raising, and worried about the next अच्छा generation. वो नहीं है जो माइंड क्लब में हमारे बड़े भाई रहते सुरेंद्र We can see डोगरा in the last पत्रकार हैं few वो years the impact that he has made. Now we are breaking all records of the economic performance and things like that with exports at 400 billion, talking all of that. It's incredible. Now the Indian economy last year was approximately 3 trillion, and the vision is to take it to a $40 trillion economy by 2047. That's a 13 times growth that is envisaged over the next 25 years. That's an incredible pace of growth that we are going to see happening in this country. And what it means for each one of our businesses, we can only imagine. 1.2K Now, I'm talking on behalf of किसके MSME हैं? and wanted to 1.2 establish the कितना हो गया? numbers, for all your तो बढ़िया है बढ़ेंगी Currently, MSMEs contribute 30% of the GDP with about 6.3 crore companies. He had a vision, he wanted to contribute. He had 10 children, my father was number 10 or 11 children, actually 11 children. And he educated all his children, and my father, correct, we are going to create more failures. And with that kind of a pain, I came forward and reached out to Mr. Gopal and said, "See, I have to gain or lose in this whole PLI. But I'm passionate about industry. We have worked for industry. And so this is where my story is. And in my strength, last 2-3 years of the difficult moments, has been my family, my wife, my 2 daughters, who gave me a lot of strength to face all the hardships, the humiliation, the hurt, to be in society, to lose face in industry, where you have always looked up to your colleagues, your industry, and you lose face with a failure. But I was very clear that it is only temporary. Yes, I failed in one industry, but I'm not going to make that. It's a moment. I'm going to get up again. We're going to rebuild, and we're going to do it. And for me, that inspiration was from my father-in-law. The suggestion that I was saying was, please. This was actually a suggestion from my friends in JSW, who were suggesting that please incentivize domestic sourcing in your PLI scheme of capital equipment, so that the multiplier effect that you are planning also is extended to the, when you're trying to create an ecosystem around manufacturing, you also want to encourage domestic sourcing. That PLI, that subsidy or incentive that you're giving becomes a part of the contribution, that is. But this entire PLI or any other scheme that you think about can actually be returnable to the government, because if you say the industry is going to be earning 24,000 crores a year, so if you actually say that after 5 years, or after 7 years, or after 8 years, you're going to take it back, you want the industry to give you whatever PLI that they've given you after they earn it from the industry, you will have more money to give back to industry once they have already earned and paid. So what I'm saying is that it is a, I just want to leave these thoughts to everyone.
to boldly, please check. Yeah. So, members boldly go. Invite Shri Anil Nashrani from Chhattisgarh, representing CGS IMA, to deliberate on the issue related to raw materials relevant to the steel sector. मिनिस्ट्री के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रामचंद्र प्रसाद साहब, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, श्री भानु प्रसाद वर्मा जी, स्टील मिनिस्ट्री के सभी सचिवगण, श्री सिंह साहब, एडिशनल सेक्रेटरी और सभी मंच पे उपस्थित अधिकारीगण, साथियों जो पूरे इंडिया से निकलकर आज स्टील मिनिस्ट्री के इस इनविटेशन पर आए हैं, एवं मेरे मीडिया के साथियों, आज सही बताऊं तो आज मेरी छाती चौड़ी हो गई है कि पहली बार स्टील सेकेंडरी स्टील को रिकॉग्नाइज किया गया है। नहीं तो मैं पिछले 10 सालों से जब भी स्टील मिनिस्ट्री में जाता था तो ऐसे लगता था कि देश में स्टील बनाने वाले तो सिर्फ हमारे 9 लोग ही हैं जिनका नाम लगा रहता था। कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई और भी है जो देश में स्टील देता है। और आज मुझे लग रहा है कि नहीं, इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे मंत्री जी को। तो एक बार जोरदार तालियां खड़े होकर हमारे स्टील मिनिस्ट्री के लिए, जिन्होंने आज हमको रिकॉग्नाइज किया है, जिन्होंने आज ये बताया है कि देश को सस्ता भी बना रहे हैं, वो उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। मैं तो अपनी स्पीच 10 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर दूंगा। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टील 2 स्टील प्रोड्यूसर में कैटेगरी है पूरे इंडिया में स्टील बनाने में, और हम सब सेकेंडरी स्टील वालों को आज बुलाया गया है। प्राइमरी स्टील वालों के पास तो सब है, सबको पता है, उनके पास माइंस है, कोल माइंस है, आयरन ओर माइंस है, बड़े बड़े स्टील प्लांट है, बड़ी बड़ी टीम है, बड़ा लिक्विडिटी है, सारा चीज है उनके पास। लेकिन उसके बावजूद भी वो देश को सस्ता लोहा नहीं दे पाते हैं। सस्ता लोहा देने वाले हम सब हैं जो सेकेंडरी स्टील वाले हैं। आपको सिंपल भाषा में बताऊं, सेकेंडरी स्टील को आप सिर्फ 3 भाई में बांट सकते हैं। एक भाई है जो स्पॉन्ज आयरन बनाता है, एक भाई है जो उसको मेल्ट करके इंडक्शन फर्नेस से इन्वर्ट और बिलेट बनाते हैं, और तीसरा भाई की रोलिंग मिल है जो टीएमटी बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, और पूरे इंडिया के सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज अगर इंडिया का हर घर में आज अगर लोहा लगा हुआ है तो वो सेकेंडरी स्टील वालों का लोहा लगा हुआ है, उनके द्वारा बनाया हुआ लोहा लगा हुआ है। साहब, इतना बड़ा सेक्टर है स्टील, समुद्र है अपने आप में, तो उसमें परेशानियां भी जरूर रहती हैं। और क्योंकि सेकेंडरी स्टील तो आत्मनिर्भर है भी नहीं, प्राइमरी स्टील तो आत्मनिर्भर है। सेकेंडरी स्टील के पास ना तो कुछ माइंस है, ना तो कोई कोयला है, ना कुछ आयरन ओर है, तो उनकी परेशानियां तो थोड़ा सा ज्यादा ही होंगी। तो मैं उनकी थोड़ी सी बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। बस सेकेंडरी स्टील बनाने में साहब सबसे पहला प्रमुख, जैसे शरीर चलाने के लिए सबसे खाना और पीना 2 इंपॉर्टेंट चीज है, तो वैसे ही स्टील बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन ओर और कोल। 2 चीज के बिना स्टील बनाना संभव ही नहीं है। आयरन ओर तो स्टील मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो उसकी मॉनिटरिंग तो मुझे लगता है बहुत अच्छी होती है। फिर भी एनएमडीसी है आयरन ओर बनाने के लिए, ओएमसी है। एनएमडीसी ने इस साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है, हाईएस्ट प्रोडक्शन आज तक का उन्होंने किया 40 मिलियन टन। उसका भी क्रेडिट स्टील मिनिस्ट्री को जाता है और एनएमडीसी के अधिकारियों को जाता है, जो उन्होंने दायित्व निभाया है और पूरे स्टेट में अपनी मर्चेंट माइनिंग के थ्रू पूरे इंडिया में आयरन ओर पहुंचाया है उन्होंने। ओएमसी भी आयरन ओर देता है, पर फिर भी मैं कहूंगा सर, आयरन ओर की अभी भी थोड़ी सी शॉर्टेज फेस कर रहा है कंट्री। सेकेंडरी स्टील वाले फेस कर रहे हैं। कई बार होता है कि हमें नहीं मिल पाता आयरन ओर, उसकी प्राइसिंग की पॉलिसी, उसकी अवेलेबिलिटी, फिर फ्रेट के कांस्टेंट, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। आयरन ओर एक परेशानी का कारण है इंडस्ट्री में। दूसरा सबसे बड़ी परेशानी तो साहब कोल है, क्योंकि कोल तो स्टील मिनिस्ट्री के अंडर भी नहीं आता है। कोल का कंट्रोल स्टील मिनिस्ट्री के पास है नहीं। कोल के बारे में मैं अब आपको बताऊं, कोल मैं आंकड़े एग्जैक्ट नहीं होंगे मैडम मेरे पास, पर टेंटेटिव बता सकता हूं 90% कोल यूज होता है हमारे देश में पावर बनाने में। 90% कोल यूज होता है पावर बनाने में, और 10% कोल में स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ग्लास, पेपर, सारे इंडस्ट्री 10% में आ जाती है।
स्टील का मेरे को नहीं लगता कि स्टील के लिए सिर्फ 5% से ऊपर का कोयला कोल इंडिया देती होगी स्टील बनाने के लिए। तो आप सोचिए इतनी कम क्वांटिटी में हम लोग कैसे स्टील बना सकते हैं, और वो भी सस्ता। पिछले 20 सालों से मैं देख रहा हूं मंत्री जी, लेकिन ये साल जितनी कोल की परेशानी हमने फेस की है, आज तक इतना बड़ी परेशानी हमने कभी फेस नहीं करी। हम कोयले के लिए मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो एक भिखारी की तरह मैं सब अधिकारियों के पास जाता था कि हमें कोल दे दीजिए, हमें कोल दे दीजिए। एक साल पुराना कोयले का रैक अभी तक नहीं आई है स्टील में, 1 साल पुरानी। और अभी कुछ लेटर मैंने देखा कि कोल इंडिया ने डायरेक्शन दिया है कि भविष्य की बारिशों को देखते हुए पावर प्लांट को अभी से कोयला की तैयारी करो, यानी जो कोयला 6 महीने बाद लगना है उसकी तैयारी अभी से की जा रही है। जो कोयला 1 साल पुराना हमारा पेंडिंग है उसके लिए कोई सोच नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा उसकी परेशानी। ये दोनों बहुत बड़े इशू हैं जिसको हमको देखना पड़ेगा। अगर हमें स्टील सेकेंडरी स्टील वालों को मदद करनी है तो मैं मंत्री जी से एक ही बात रखूंगा अपनी, कि कोयले का कम से कम कोयले का 25% टारगेट रख के अलॉटमेंट स्टील मिनिस्ट्री को दिया जाना चाहिए। उनके थ्रू कोयला मिले या क्या भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे बनाएंगे, आप लोग अधिकारी, आप लोग अच्छे से समझते हैं उसको। हमको कोल की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए। पावर बनाने के लिए तो परमात्मा ने कई सोर्स दिए हैं साहब। सोलर पावर सबसे बड़ा सोर्स। पावर आप सोलर से बना के घरों में पहुंचाया जा सकता है। बहुत सारी जगह से पावर परमात्मा की सूरज की किरणों से लेकर पावर बनाया जा सकता है। विंड मिल से पावर बनाया जा सकता है। थर्मल कोल को तो पावर में कम से कम यूज करना चाहिए। 90% का टारगेट मैं तो कहूंगा कि उसको हर साल 5% कम करना चाहिए, ताकि दूसरे सोर्स से अपन पावर बना सके जो हमें परमात्मा दिया जा रहा है पावर। तीसरी और एक मांग मंत्री जी के सामने मैं रखना चाहूंगा कि हमें जो रॉ मटेरियल है आयरन ओर की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी की मांग हमारी बहुत पुरानी मांग है। एक्सपोर्ट ड्यूटी आयरन ओर पे, पैलेट पे, जितने भी रॉ मटेरियल है जो जिससे स्टील बनता है उस पे या तो एक्सपोर्ट ड्यूटी का सेफगार्ड हमको दीजिए, तब तो हम जाके, जैसे फाइन्स पे आप देखिए, फाइन्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी 58 से ऊपर पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है, उसके नीचे पे नहीं है। तो लेकिन बाकी रॉ मटेरियल पे भी वैसे ही किया जाए, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, ताकि इंडस्ट्री को कब लगे कि हाँ स्टील मिनिस्ट्री है हमारे ऊपर जो हमको मॉनिटरिंग कर रही है, हमको देख रही है। यही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ बुलेट पॉइंट मैंने लिखे हैं, मैं उसको बोलना नहीं चाहूंगा, मैं आपके सामने कॉपी दे रहा हूँ। और लास्ट बस मैं आपसे एक ही चीज की बात करूंगा कि परमात्मा ने हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाया हुआ है। उसने पर्याप्त आयरन ओर दिया हुआ है, पर्याप्त कोल दिया हुआ है। जरूरत है बस उसके सही डिस्ट्रीब्यूशन की। सिर्फ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो हमारे देश में न कभी स्टील बनाने का जो विजन है हमारा वो भी पूरा होगा और ये परेशानी कभी आएगी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी और पूरी टीम को मैं फिर से बधाई दूंगा कि आपने हमको रिकॉग्नाइज किया, और ऐसा ही इस तरह का ख्याल हमें हमारे आगे भी रखा करिएगा जब हम आपके पास आएंगे। Addition of resources to the extent possible. Steps to utilize fines and pellets gainfully in the steel sector. I now request Shri Manish Agarwal from Chhattisgarh. Before we go into the depths of the current issues and the solutions that we are proposing, I would like to just take all of us through the journey on who we were as an industry to understand better who we are now and the road ahead. So secondary steel over the years, I'm going first to the pre-2000, and it was indeed very encouraging to see ma'am break down the secondary steel industry into various segments. Extremely slow in raising capacity. We have been stuck at 220 million plus minus 10% of production for the last 5 years now. The new mines are taking a long time to start, and we just do not have enough iron ore capacity in India for expansions of the steel industry that we need. Imported ore is completely unviable for the secondary steel sector. The supply shortfall is acute, real and immediate. 175 million ton production of steel in the next 5 years, which means that the iron ore requirement is 350 million tons. How do we go from 220 million tons of production to 350 in 5 years? Something we have not been able to do for the last 10 to 15 years today. After 2 years.
that means the production actually went down from them. We have a lot of low-grade stocks. Today there is 90 million tons of low-grade stocks lying at various pitheads, which have been stagnant for the last 5 years in spite of iron ore shortage being there. Which means it is kind of insulated and not getting dispatched, especially from mines of SAIL. The policy is not clear on that. Hence, it might not be there, but today we need to survive to see the future. The only merchant mines left today are practically OMC and NMDC, as well as supplies from SAIL. SAIL faces its own issue, whereby a royalty system, especially because of the largest mines in Odisha, which charges the highest rate of royalty on lumps and fines. The net result is that the lower grade prices are so high because of the amount that SAIL has to pay, that SAIL prefers rather not to sell that material. So the dispatch of SAIL has actually reduced drastically. This needs to be seriously addressed for SAIL to come into the picture, because the only 3 places where you can achieve this 150 million tons of excess production is OMDC, NMDC and SAIL. The new mines are just going to take very long. OMC has mines which, for example, Guwahati, which can move from 6 million to 30 million, but it's still stuck. NMDC can move from 40 to 60 easily, but it has to be at a rapid pace. And SAIL can supply, because of the 50% clause, up to 30 million tons to the domestic industry. But that capacity needs to be increased and they need to be incentivized to sell it. Without all this, the pellet industry has gone from 60% capacity utilization to 80% in the last 3 years. That's it. We just need to increase production of the base raw materials. The industry will flourish, the capital allocation will happen, everything will happen on its own. But without the base raw material, we cannot do much. Thank you, sir, for sharing your insights with us. I would now like to invite Shri Sanjay Bhatia from issues related to raw material for re-rollers used in the steel sector. Shri Sanjay Bhatia. I'll try to stick to the time limit to ensure that everybody's time is not misused, including our Honorable Minister, who is possible only because of the personal initiative and inspiration of our Steel Minister, R.C.P. Singh Saab. So once again, the thanks goes to him. And I also thank Minister Bhanu Pratap Singh Verma Saab and Kuliste Saab for attending this conference, and also all the delegates of India has really grown in the leaps and bounds, and it has become the second largest. We also have the second largest population and the market in the world. And as pointed out earlier by other delegates, local availability of iron ore and coal is a big advantage, and if we use it properly, we can be not only meet the entire demand of present but also future, and also become big exporter. Though quality and regular supply of coal is a major challenge. Also, from the point of view of Eastern India, till 1992 we followed a policy of rate equalization, because of which some clusters of steel developed in areas in which it was not really economically viable. So since the rate equalization policy has been amended, I think there has been exponential growth in steel production, and also major basic steel capacities have been created in places which are closer to the source of raw material, making us competitive. And the whole system of governance is run. There has been rebuilding of the government in some ways, and also the whole infrastructure was created, mainly of roads, electricity, water. So we have really seen our demand growing extraordinarily. I think the demand of Bihar in 2005 would have been about 20,000 per month. Production capacity has not grown at all, as it was shown in the presentation by the Additional Secretary Steel. We are producing not even 15% of the steel that is being consumed in Bihar.
So there is ample scope for growth of production capacity in Bihar. After formation of Jharkhand, there was a big setback that we lost all the mineral resources and all the major industries. And that was a setback for the steel industry also. That time industrial quality power was non-existent, which has been rebuilt. Currently we are facing three main challenges, which are applicable not only to Bihar but largely to all over India. The first challenge is high cost of power. Second challenge, as pointed out by other delegates, is non-availability of raw material, particularly coal. Also, technology and trained manpower is in shortage. And the third challenge that we are seeing is lack of environmentally friendly fuel sources. Currently, whatever fuel sources we are using, going forward, we should plan in a way that we can shift away from them to the extent possible. Differences less developed units, except of course the management difference, is the cost of raw materials and the cost of power that is available. We will suggest that either this e-auction is discontinued and the process of MOU is followed for pig iron also. Alternatively, some railway rakes may be reserved for MSME units, which can be given to registered association, which can distribute to their users according to their use. In any area that is bordering Jharkhand, maybe in Nalanda or Nevada, and we can provide the land required for the project. However, that cluster will have to have a dedicated railway link and assured supply of raw materials, as well as an extension of DVC line, so that that industrial cluster becomes viable, friendly fuel, and still remain competitive. Another point that we have noticed recently is that there is major speculative fluctuation in prices of steel. Another problem that new units are facing is that there is heavy delay in giving pollution clearances. Most of the time we see that the time taken for giving EC, environmental clearance and pollution clearance, is more than the time that is taken to establish the project. So we will suggest that instead of giving EC clearance, the unit should be allowed to directly go to pollution control board so that expedites things, though they should not make any compromise on environment. But if we reduce the levels, then I think new industry capacity as well as brownfield capacity can be created faster. Sometimes we have NGT orders which frankly do not seem to make sense. Like they have banned sand mining all over India in rainy season, while we have some places, particularly in eastern India, where we have too much sand and that is impeding the flow of the river. So if we can have some practical solution and if we have orders which are not retrospective, then it will be helpful. Lastly, as vision for 2047, we believe that India can be the biggest producer as well as the biggest exporter of value-added products all over the world. And given the growth we have seen in the past 25 years and the present government's proactive investment policy, I am sure we can again increase our domestic market by about 10 times. The need is equitable distribution of iron ore, increased export duty on iron ore, and ensuring high quality of coal and coke. And lastly, we are sure that today's conference will be able to lay a roadmap for the same. Thank you to everybody. Jai. Thank you, sir. Steel is invariably one of the most important resources when it comes to constructing infrastructure for any country. Elsewhere in the Western countries or average of the globe. Now, our goal is to limit global average temperature increase to 2 degrees centigrade, preferably 1.5 degrees centigrade in this century, and commitment which is given by the Honorable Prime Minister and the country to reduce greenhouse gases emission. Now, there is a very serious need to do this, and stakes are very high.
Rasika Madam has briefly suggested, mentioned in her opening speech, India exports almost $15 billion worth of automobile components. A major portion of that is manufactured by steel. Europe is already talking about carbon tax or carbon tariff ranging up to 100 euro per metric ton. Now, it's not only that, they will stop importing from India. So, our customers who are auto component manufacturers, they will find very difficult to export, multiply. We also export almost 14 billion ton of steel, and this finished steel exports will also get affected when Western world becomes more particular about green steel, and we may find very difficult to export. Major routes to produce steel. One is starting from blast furnace, which requires coke oven, sinter unit, pellet plant, BOF, and then subsequent secondary refining, rolling, and finishing facilities. Next. Now, the 70% of total CO2 emission in the country is through this blast furnace, and balance almost 50% of steel which is produced by the secondary steel sector, which is electric arc furnace or induction furnace. They produce around 30%, even though in terms of the volume they are almost 45 to 50%. Now we have wasteland, we have deserts. Now if we have to produce 1000 gigawatt of solar power, we will require only 3.5% of this area. That means we are not short of space as a country. Only thing is, it has to be produced in a land which is not utilized, the space which is not utilized, the water reservoirs or dams or backwaters, where we will have additional advantage of decrease in water evaporation, so we will save water. But this need to be done. The challenge is in transmitting this power up to the steel plant. It is required for a 1 million ton plant. And this will be all green because you are producing from renewable power, you are producing hydrogen, and with this hydrogen, the basic raw material iron ore which is abundant in the country, convert into DRI, and then with the same electricity convert in electric arc furnace to steel. So in the whole process, only element of carbon is the graphite electrode which is used in the electric arc furnace. And subsequent all reheating furnace and everything, sir, can be on RE. Some investment will be required, which all the people will be ready to do. And why they will be ready to do, I will just explain to you. So one part is these technologies are required to be developed. We have worked out what all it means, how we can do it, a complete roadmap for development. Second part is, as I had shown, electric arc furnace and all, where we can use scrap. This is a low-hanging fruit. It can be done immediately. Within 1 to 2 years, we can start producing with electric arc furnace or IF steel, which is very close to green steel. We are eliminating 85 to 90% of carbon dioxide. 70 मिलियन टन से ज़्यादा कभी कोल इंडिया ने स्टॉक प्रोटेक्ट कर रखा नहीं था। जब 100 मिलियन टन का स्टॉक हो जाता है तो कोल प्रोडक्शन बैक डाउन करना पड़ा लास्ट ईयर, और एक तो रखने की जगह की कमी रेट करता है। इन सब वजहों से पहले क्वार्टर में कोल प्रोडक्शन बैक डाउन करना पड़ा। तो एक मुझे ये विसंगति नज़र आती है जब यहाँ स्पीकर आके ये कहते हैं कि देश में कोयले की कमी है, हमें कोयला नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ कोल इंडिया हाथ में 100 मिलियन टन लेके बैठा हुआ है। ये कुछ मैच नहीं करता है। सो देयर इज अ नीड टू सिट डाउन विद कोल इंडिया एंड सॉर्ट इट आउट। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, पावर कंपनी को भी कहता रहा हूँ, आप लोगों को भी कहूँगा, आप कोल स्टॉक अपने प्लांट एंड पे बिल्डअप करें, क्योंकि लॉजिस्टिक्स इसमें चेन इतनी बड़ी है, इतने नट्स एंड बोल्ट्स हैं, इतने इफ्स एंड बट्स हैं कि एक छोटा सा भी कुछ पुर्जा ढीला होगा कहीं तो आपकी पूरी चेन इफेक्ट हो जाती है। और
इसलिए जरूरी है कि आप अपने एंड पे कोल स्टॉक करके रखें। एक और सूचना देना चाहूँगा कि कोल मार्केटिंग रिफॉर्म्स के तहत हमने लिंकेजेस को तो सुरक्षित कर दिया, लेकिन बाकी जो ढेर सारी विंडोज थी उनको समाप्त करके अप्रैल महीने से एक सिंगल विंडो में ऑप्शन हुआ करेगा। तो जो लोगों की ये शिकायत थी कि पावर के लिए रिजर्व हो जाता है, वो आपकी शिकायत समाप्त हो सकेगी। और कोल प्राइसेस के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वी हैव केप्ट देम स्टेबल डिस्पाइट इंटरनेशनल प्राइसेस रॉकेटिंग स्काई हाई। कोल अवेलेबिलिटी स्टील इंडस्ट्री के मैंने जो आने से पहले थी तो 50, लेकिन मैंने कुछ आंकड़ा प्राप्त किया है। देश में टोटल जो डिस्पैच हुआ कोयले का वो 657 मिलियन टन था 2016-17 में, और अब बढ़ के फरवरी तक इस वित्तीय वर्ष में 681.51 मिलियन टन हो गया कोल प्रोडक्शन। और इस साल मुझे उम्मीद है कि हम कोई 780 मिलियन टन पे वर्ष को समाप्त करेंगे देसी कोयले के स्मूथ में। और जो रॉ कोल का डिस्पैच रहा है उसमें पिछले साल की तुलना में जो एनआरएस सेक्टर को 110 मिलियन टन गया था, इस साल फरवरी तक 130 मिलियन टन हो चुका है। तो देयर इज अ ग्रोथ। एंड इस सब में यदि आप देखें तो स्टील एंड स्पॉन्ज आयरन जो 15.8 मिलियन टन लेता था हमसे 2016-17 में, वो 2019-20 जिसको हम नॉर्मल ईयर समझ सकते हैं 22.5 मिलियन टन अभी तक ले चुका है। मेरे पास फरवरी तक के आंकड़े नहीं है, लेकिन ओवरऑल डिस्पैच का मेरे पास है कि एक 130 मिलियन टन एनआरएस को गया है। और कोल इंपोर्ट नॉन पावर सेक्टर का पिछले साल 19-20 का अगर नॉर्मल ईयर लेते हैं तो 180 मिलियन टन था। तो इस साल जनवरी एंड तक 150 मिलियन टन हुआ है। तो वी कैन सी देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन, जो कि एक इंटरनेशनल प्राइसेस के दबाव में भी हो रहा हो सकता हो, लेकिन एक अच्छा ट्रेंड है कि देसी कंपनियां रिप्लेस कर पा रही हैं। हम डिसेंट्रलाइज रेजिम और ओपन फ्री मार्केट कोयले की तरफ अग्रसर हैं। हमने नेशनल कोल इंडेक्स भी लॉन्च कर दिया है पिछले साल से, जो हर दूसरे महीने वेबसाइट पर अवेलेबल है। एक चीज ये माननी पड़ेगी, कोयला प्रोडक्शन एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड वाला प्रोजेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। आप सब जो इस इंडस्ट्री में से जुड़े रहे हैं उनको पता होगा। वो एक रेजीम को लिबरलाइज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एनवायरमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस। और ये एक मुद्दा सामने बार बार आता है कि जो क्लियरेंस प्रोसेस है उसका एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों के हिस्से में आता है, विशेषकर एनवायरमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और जो अभी फेडरल रिलेशंस हैं दे मस्ट आल्सो हैव कंट्री वाइड पर्सपेक्टिव। बहुत सारी स्टेट अपना लिमिटेड पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं। और जैसे कि भारत सरकार ने किया है, कोयले को अब वो रेवेन्यू सोर्स की तरफ ना देख के उसको देखती है कि ये इनपुट टू इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री से जो ग्रोथ आएगी वो इकॉनमी को मदद देगी, उससे राज्य सरकारों का या भारत सरकार का भी और देश की जनता का भला होगा। तो वो एक नजरिया बदलने की जरूरत है। मैं विशेषकर ध्यान में लाना चाहूँगा सबके कि एक गांव, केवल एक गांव राजमहल माइंस है ईस्टर्न कोल के लिमिटेड का, गांव का नाम नहीं होगा, उसके सब पेमेंट हो चुकी है, R&R के सारे ड्यू दिए जा चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाता है। कुछ लोग केवल उसको नहीं चलने दे रहे हैं, उससे अकेले की वजह से 20 से 25 हजार मिलियन टन प्रतिदिन कोयला उत्पादित नहीं हो पा रहा। एक एक्सप्लोसिव्स की भी समस्या रहती है जो लोग माइनिंग में हैं, और हम फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से जो इंपोर्ट को इम्पैक्ट पड़ा है, उसके बगैर एक्सप्लोसिव्स इंडिया में बन नहीं सकते थे। होपफुली नेक्स्ट ईयर देयर विल बी नो कंस्ट्रेंट फॉर एक्सप्लोसिव्स। कुछ लोगों ने सैंड की अवेलेबिलिटी की बात की है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता होती है कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड की तरफ कोल इंडिया ने कदम बढ़ाए हैं। वेस्टर्न कोलफील्ड ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अपने
जो ओवरबर्डन है उनमें से पत्थर को क्रश करके सैंड की उपलब्धता दी है, विच इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। तो कोल इंडिया की बाकी सब्सिडरीज भी इसको करने को तैयार हैं, अगर कोई उनके साथ लॉन्ग टर्म बाइंग अरेंजमेंट या इंटरेस्ट दिखाए। कोल पे बहुत भारी प्रेशर रहा है और अवेलेबिलिटी घटती रही है। हम प्रयास करेंगे कोयला एनफ अवेलेबल हो ताकि उसकी प्राइसेस भी मार्केट डिटरमिनेड हो जाएंगी। उम्मीद ये है कि वो अंततः घटेंगी और स्टेबल हो जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। At this juncture, I would like to invite Shri Sanjay Singh, Secretary, Ministry of Steel, to kindly address the August gathering. Sir. इस राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि आदरणीय रामचंद्र प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री इस्पात, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय मंत्री इस्पात, आदरणीय भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, माननीय राज्य मंत्री MSME, मेरे सहयोगी अपर सचिव रसिका जी, रुचिका जी, सुकृति जी, कोल विभाग के अपर सचिव तिवारी जी, उपस्थित उद्योग जगत की सभी विभूतियां, उपस्थित महानुभाव, यह जो सम्मेलन है इसका शुरू में आपके समक्ष उद्देश्य रखना चाहूँगा कि हमने क्यों इसको आयोजित किया है। दो ब्रॉड विषय हैं जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हालांकि दोनों मिले जुले विषय हैं, PLI और SSI। एक हमारे उद्योग मित्र ने SSI के बारे में कहा कि SSI क्यों सेकेंडरी नहीं, हम तो प्राइमरी है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। बेसिकली देखिए, SSI से मैं भी व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि SSI नहीं, वो मिनी स्टील प्लांट है। तो उस लिहाज से मगर एक परिभाषा जो चली आ रही है उसके मुताबिक हमने इस सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया है। पहली तो हम आपकी आवश्यकताएं क्या हैं पूरे ज्ञात करें, उसके प्रकार उसी अनुसार नीति निर्धारण किया जा सके ताकि उन सब चीज़ों को एड्रेस किया जा सके। विभिन्न विषयों पे हमारे सामने वो रखे गए हैं, फाइनेंसिंग से लेकर, कोई फाइनेंसिंग बहुत बड़ा विषय है और उसके बारे में अवनीश आराध्य जी ने बहुत विस्तार से कहा। और in fact, the manner in which you elaborated upon PLI, I mean that's really commendable, and a lot of such aspects were highlighted which are to be integral part of PLI, and we are working on that. I assure you that. स्टील सेक्टर के बारे में भारत आत्मनिर्भर, हर प्रकार की स्पेशलिटी स्टील देश में निर्मित हो, हम एक्सपोर्ट भी करें, रूरल इकोनॉमी को पुश करें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीज़ें स्टील सेक्टर कर सकता है और क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं, उन सब के बारे में चर्चा करने के लिए हमने ये सम्मेलन का आयोजन किया। आदरणीय मंत्री जी के निर्देश हैं हमें कि SSI की हमें एक अलग नीति बनानी है। तो उस नीति में किन किन बातों का समावेश होगा उसके बारे में आपसे हम सुझाव प्राप्त करें। अलग अलग फोरम्स में हमारे पास सुझाव प्राप्त हुए हैं और हमने उन्हें सब कुछ शामिल किया हुआ है। और उसके पश्चात भी अभी पांच वक्ताओं ने विभिन्न बातों पर, विभिन्न पहलुओं पर वो चर्चाएं की हैं। तो उसके आधार पर ही मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे सुझाव हमें प्राप्त हो चुके हैं और दिन भर और है हमारे पास में कि जिसके आधार पर हम और अधिक आपसे हमें सुझाव प्राप्त होगी, सामग्री प्राप्त होगी अपनी SSI की स्कीम के। PLI के बारे में सबसे पहले वक्ता अविनाश जी ने विस्तार से जो बात रखी,
देखिए, आपको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि PLI स्कीम का उद्देश्य जो है क्या है, हमें उस उद्देश्य की पूर्ति करनी है। उस उद्देश्य की पूर्ति में जो आपको वर्तमान जो हमारी घोषित PLI स्कीम है, उसमें जो जो आपको सुधार करने की आवश्यकता है, उनके बारे में हम कहें कि बेझिझक होकर हमें बताइए कि हम उन्हें फिर एड्रेस करेंगे। हम अभी तक 8 सम्मेलन कर चुके हैं, 8 विभिन्न फोरम्स पे आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। अल्टीमेटली जैसे PLI स्कीम का उद्देश्य क्या है कि हमारे देश के भीतर जो स्पेशलिटी स्टील है वो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बने ही नहीं, हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। प्रोडक्शन भी हो, कैपेसिटी भी हो, इन दोनों के लिए फिर उसमें अल्टीमेटली ये पूरा जो है ये आउटकम बेस्ड है। जैसा कि इस सेकेंडरी स्टील इंडस्ट्री के बारे में था, सेकेंडरी स्टील लगभग 45% स्टील का उत्पादन करता है, 45% उत्पादन करता है और 50% से अधिक रोजगार देता है। जो स्पेशलिटी स्टील है जिसका उत्पादन हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, जैसे बड़े स्टील प्लांट एक बार स्टील बन जाती है तो उससे प्रोडक्टिव वैल्यू एडिशन जो होता है उससे स्पेशलिटी स्टील बनती है और उसकी में लागत उस प्रकार के जो संयंत्र होते हैं कितनी लागत लगती है, मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। 1 बिलियन टन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट को बनाने में लागत लगती है लगभग 6 से 7 हज़ार करोड़। जो CRGO स्टील जैसे हम बात करें, जिसकी जो एक स्पेशलिटी स्टील है जिसकी आवश्यकता ट्रांसफार्मर वगैरह में जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं उनमें लगती है, 1 लाख टन का संयंत्र लगाने में लगभग 3,500 करोड़ लगते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना एक हैवी कैपिटल इंटेंसिव किस्म का क्षेत्र है। और जो हमारे SSI यूनिट्स हैं ये स्पेशलिटी स्टील बनाते हैं। स्पेशलिटी स्टील हमारा जो ब्लेड होता है, रेजर होता है, उसमें भी लगती है, ऑटोमोबाइल में लगती है, स्पेस में लगती है, छोटे छोटे ऑटोमोटिव पार्ट्स उसमें लगती है। तो बहुत बड़ा योगदान है स्पेशलिटी सेक्टर का। तो वो किस प्रकार से हम उसे और सुदृढ़ बना सकते हैं इस सेक्टर को, उसके लिए हमने आयोजन किया। और उसके साथ साथ जो हमारा फ्यूचर रोड मैप है ग्रीन स्टील बनाने का, तो ग्रीन स्टील बनाने में हम कैसे आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करने के लिए किया। जैसे मोटे रूप में अगर मैं कहूँ तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमें जो डायरेक्शंस दिए हैं, जो जिस प्रकार की उनकी परिकल्पना है, नंबर 1 हम आत्मनिर्भर हों हर प्रकार की स्टील के लिए। स्पेशलिटी स्टील जिस प्रकार की भी है वो हम उसमें आत्मनिर्भर हों। अगर पिछले साल का हम वो देखें अपना डेटा, तो करीब 42,000 करोड़ का हमारा स्टील का इम्पोर्ट हुआ। तो हालांकि हम विश्व में last year fiscal year or calendar year, when we talk of year it's always a fiscal year, it's always a fiscal year. So in this is what the steel industry is, and especially steel sector is, and they last year as I mentioned we imported 40 steel worth 42,000 crore. We are the second largest producer of steel in the world, and we are net exporter. But there's certain specialty kind of steel which we are importing. Our import last year was 4 million ton, export was 12 million ton. So overall we are net exporter. But these what PLI scheme and SSI has to do is that all kind of steel are manufactured in India. I mean, these are the directions of Prime Minister कि हम आत्मनिर्भर बने स्टील में। स्पेशलिटी स्टील हर प्रकार की हमारे देश में उत्पादन हो, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम किस प्रकार से और हम कंजम्पशन बढ़ा सकें, तो उसके लिए क्या कार्य कर सकता है अपना स्टील मंत्रालय। इसके अलावा जो हम लोगों का एक फोकस ये था, जैसा हमारे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि जो हमारा स्टील, ये जो हमारा सेकेंडरी स्टील सेक्टर है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, खास करके जो इनका हमारा जितना उत्पादन है और रोज़गार है, तो कैसे हमारा जो आगे का जो रोड मैप है
2030 में हम लोग का लक्ष्य है 300 मिलियन टन प्राप्त करना, 2047 में 500 मिलियन टन का टारगेट प्राप्त करना। तो इसके लिए कितने हमारे रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, आयरन ओर है, कोल है, कुकिंग कोल है, और भी जो भी चीज़ें हैं। तो क्या क्या इनको समस्याएं आती हैं जो हमारे जो सेकेंडरी स्टील के लोग हैं उनसे आज जो संवाद हम लोगों का हुआ, और अभी और ये जो सेमिनार में कॉन्फ्रेंस में जो अपनी बात को रखेंगे, तो इस सब मिलकर के हम लोग की एक सोच है कि हम लोग पूरा मिल करके जितने भी हमारे इसमें स्टेक होल्डर हैं, हम इस प्रकार से काम करें कि जो सरकार हमारी जिसमें हमारी जो नीति है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या न, रिसोर्स का कांस्टेंट ना रहे, किसी और चीज़ को उनको जो सहूलियत है उसके लिए ना रहे, उनको पॉलिसी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके लिए हम लोग पॉलिसी सपोर्ट दें। और जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या सोचे कि हम लोग आत्मनिर्भर बने, और ये संभव है क्योंकि हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, और हमारी ज़रूरत है कि सब लोगों को हम लोग ऑन बोर्ड लेकर के चलें, और हमारी जो भी नीति बन रही है या जो बनी है उसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनके सभी उनके जो सुझाव है वो आ जाए, जिससे कि उसको हमको लागू करने में कोई दिक्कत नहीं। यही हम लोग नहीं, हमारा जो एक्सपोर्ट है, देखिए इसमें दो इशूज हैं। एक जो ओवरऑल आप अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं तो हमारा ज़्यादा जैसा बता रहे थे सेक्रेटरी साहब फिगर दे रहे थे आपको, लेकिन इसमें समस्या एक ही है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और वो है स्पेशलिटी स्टील, जो क्वालिटी स्टील जो निश्चित रूप से वो कॉस्टली होता है। जैसे आपने देखिए ना पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रिकल स्टील, आज आप देखिए हमारे देश में घर घर में बिजली पहुंचाई जा चुकी है, और जिस प्रकार के हमारा सोच है, और अभी आपने देखा होगा वेबिनार में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जिस प्रकार की घोषणा की कि आगे आने वाले में ड्रेन टेक्नोलॉजी, ड्रोन हम लोग इतना वो करेंगे, स्पेस का हमारा जितना है, तो इसमें हमको जिस प्रकार की स्टील की आवश्यकता, जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हमारा स्पेस का सेक्टर है, हमारा डिफेंस का सेक्टर है जो आज हम बाहर से ले रहे हैं, तो हम अगर अपनी पूरी टेक्नोलॉजी को हम लोग उसको इम्प्रूव कर लें, इसमें जो इन्वेस्टमेंट, तो निश्चित रूप से जो हमारा जिस चीज़ को हम इंपोर्ट कर रहे हैं स्पेशलिटी स्टील को, उसको तो हम कर्टेल कर ही पाएंगे, हम लोग स्पेशलिटी स्टील को एक्सपोर्ट भी करें। बहुत देखिए जो हमारा जो प्रोडक्शन है ना वो समझिए कम है, वो जो है ना हमारा एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको मिल जाएगा, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर देखिएगा तो हमारा भी कम है, और इसीलिए हम लोग उस पर हमारा PLI है, देखिए ना इसकी चर्चा कर सकते साहब, PLI है ही। देखिए हम लोग का क्या लक्ष्य है, हम लोग जो हमारा जो 6,333 करोड़ का हम लोग जो रखे हैं PLI में, तो आप देखिए जो हम लोग जो इन्वेस्टमेंट इसमें जो सोच रहे हैं वो करीब 40,000 करोड़ का है। अब 40,000 करोड़ जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कम से कम 4 टाइम्स और बढ़ेगी। यही तो इसलिए तो मेरी जो ये स्कीम है ना, ये हम लोग तो ये रखे ना 5 साल का हमारा है, और जितना जल्दी होगा तो उसको और हम लोग जल्दी कर लेंगे। आपने देखा कि हमारा एक नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 का, वो हमारा लाइक ओवरऑल जो हमारा अम्ब्रेला है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि इसमें जो हमारा जो स्टील में सेकेंडरी स्टील सेक्टर है, इसमें क्या है कि 2,400 से भी ज़्यादा हमारे यूनिट्स हैं। तो हम लोग को लगा कि थोड़ा, क्योंकि उनका 45% उनका कंट्रीब्यूशन है, तो उनकी भी क्या क्या चीज़ों आवश्यकता होगी, उसके लिए क्या पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, ओवरऑल स्टील पॉलिसी का जो हमारा फ्रेम है उसमें लिए इनके लिए अलग से और क्या हो सकता है। और इसीलिए हम लोगों ने जो हम लोग का एक है ना कि जो जिसकी चर्चा आपने किया कि अलग से, तो हमारा ये हुआ कि जो हमारा जैसे मैंने बताया ना आगे कि हमारा 300 मिलियन टन से 500 मिलियन टन से, तो इसमें हमको जो ये सेकेंडरी स्टील को जब कर लाना है तो उनको भी कहीं कहीं जहाँ पॉलिसी सपोर्ट स्पेसिफिक चाहिए। एक तो जनरल स्टील पॉलिसी हुआ ना, तो उसमें बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो आपको देखना पड़ता है ना, तो उसमें जो हमारा जो है इनको जो है आपको किस प्रकार की और मदद दी जा सकती है। एंड वी हैड एन MOU विद रशिया wherein it has been envisaged that by 2040 or 35 we were expecting that we will be getting about 40 million tons coking coal from Russia. So in that direction you see we are moving, but definitely as you mentioned because of this situation there will be some problem, but we will sort it out. देखिए ये जो हम लोगों ने इस सेमिनार ये जो कॉन्फ्रेंस रखा है इसी के लिए रखा है। देखिए दो चीज़ें, एक कैपेसिटी है एंड दूसरा यूटिलाइजेशन है। तो एक तो कैपेसिटी को भी बढ़ाना हमारा लक्ष्य है और साथ ही साथ जो यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ाना है।
तो उसमें जो जो भी उनके हर्डल्स हैं, जो जो बॉटल नेक्स हैं, भाई जो पॉलिसी चलते हैं या जो रॉ मटेरियल्स में कोई प्रॉब्लम है या उनके कुछ और इशूज हैं, इसीलिए हम लोग उनसे, चूंकि जो हम लोगों ने उनसे कम्युनिकेशन किया है, जो कर रहे हैं और आगे करें, कि जितनी तरह के भी हर्डल्स हैं उनको किसी प्रकार का हर्डल न रहे और उनको सब प्रकार का सहयोग सपोर्ट मिले, जिससे कि जो हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर। देखिए आपने ठीक बात रखी है कि जो हमारा ये जो आपने स्क्रैप पर खास करके रखा है, और अभी तो देखिए स्क्रैप हम सिर्फ यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ आयरन ओर। आगे आने वाले में हम लोग जो हमारा कोल है ना, कोकिंग कोल या कोल, उसके जगह हम लोग ये जो अपना प्लास्टिक वेस्ट है इसको भी हम लोग करने जा रहे हैं। उस पर हम लोग की बैठकें हो चुकी हैं और इसी प्रकार का हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर भी करने जा रहे हैं। जो हमारा जो ये आप देखते होंगे ना कि आज की तारीख में जहां भी जाइए प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, और प्लास्टिक का आज तक फाइनल डिस्पोजल नहीं हो पाता है। आप जो बिल्कुल कहते हैं ना कि वन टाइम यूज वाला जो प्लास्टिक है उसके बाद आप नहीं डिस्पोजल कर पाते हैं, लेकिन स्टील में ही, स्टील के मैन्युफैक्चर में प्लास्टिक का फाइनल डिस्पोजल हो जाता है। और अपने देश में अभी आज की तारीख में करीब 20 मिलियन टन जो है जो हमारा प्लास्टिक का गार्बेज रहता है। तो अगर हम लोग 10% भी अगर उसका ले लेंगे तो आप समझिए कि विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। जो आज लोग कहते हैं कि हम लोग साहब आयरन एज में रहे तो हम लोग इस एज में रहे, मजाक में लोग कहते हैं कि हम लोग आज प्लास्टिक एज में रहते हैं, जहाँ जाइए प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक जो हमारे लिए बहुत बड़ा समझिए साफ हो चुका था। जहाँ भी जाइए आप, जितने भी शहरों में जाइए, शहरों में सब नाला चौक रहे। तो आज वो देखिए हमारे लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी सोचे ना, वेस्ट टू वेल्थ। तो जैसे हमारे लिए आज देखते हैं ना, आपके जो जितने भी स्क्रैप हमारे, जहाँ भी आप देखते हो किसी प्रकार का उसमें आयरन है, किसी प्रकार का मेटल, वो सब बिक जाता है, कहीं मिलेगा आपको। तो ये कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए उपयोग हो जाएगा। और इन ऑफ लाइफ व्हीकल जो हमारी पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई है, उससे भी काफ़ी हमारा स्क्रैप मिलेगा। और आगे आने वाले समय में देखिएगा कि धीरे धीरे हमको आयरन ओर की हमको जरूरत कम पड़ेगी। जब हमारे पास ज़्यादा इसकी जाने पड़ेगी तो हमारे लिए और भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। आप जानते हैं कि 1991 के पहले जो पूरा का पूरा जो स्टील का सेक्टर था, कंट्रोल्ड सेक्टर था। 1990 बाद का पूरा आप जानते हैं कि ये खोला गया। अब ये डीरेगुलेटेड सेक्टर है, और बाई एंड लार्ज जहाँ डीरेगुलेटेड सेक्टर होता है और डिमांड एंड सप्लाई जो है वो डिटरमिन करता है। और जो स्टील है आप जानते हैं इसका जो नेचर है वो साइक्लिक इन नेचर है। कुछ साल जो प्रॉफिट, उसके बाद सीधा लॉस में गया। पैंडेमिक के चलते आपने देखा होगा कि वर्ल्ड ओवर ग्लोबली जो है जो उसका प्रोडक्शन है, चाहे वो रॉ मटेरियल का या फाइनल जो प्रोडक्ट्स है उसका कम रहा। उसके चलते उसके डेफिनेटली उसके प्राइसेस बढ़े। और हमारे जो डोमेस्टिक प्राइस है वो भी इन्फ्लुएंस्ड होता है जो ग्लोबल जो हमारा जो मार्केट है उसके जो प्राइसेस हैं। हालांकि किसी भी समय में जो हमारा अपना जो प्राइस होता है देश में और ग्लोबल जो प्राइस होता है उससे कम रहता है। लेकिन आपने जो बात कही अभी जो यूक्रेन का और जो रशिया का जो चल रहा है उस कंटेक्स्ट में आप जान रहे हैं कि आप अगर आप देखिएगा तो यूक्रेन से भी करीब करीब 15 मिलियन टन और रशिया से भी करीब करीब समझिए 30 से 40 मिलियन टन वो लोग बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो वो तो अफेक्टेड हुआ है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, यूरोपियन यूनियन हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो या हमारा जो वेस्ट एशिया हो, सब अफेक्ट हुआ है उससे। और वो अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस में 5 से 7% का एक फर्क आया है। तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आपने जो एक और बात कही कि आपने जो है जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनको अप्रोच किया कि नहीं, तो हम लोगों ने उनसे बैठक की। उसमें हम लोग 4 जो हमारे मंत्री हम लोग बैठे थे, हम लोग उनसे बात की थी और वो लोग सहमत भी हुए थे। उसमें भी एक चर्चा हुई थी कि भाई जो हमारा सब के लिए तो नहीं, लेकिन हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इनको मदद करने के लिए हुआ था कि जो भी आपका जिस पर आप एक्सपोर्ट करते हैं उस रेट पर उन लोगों को उपलब्ध करें। और उसमें जो है करीब करीब समझिए 2 से 2,500 रुपये तक की बात आई थी देने की। तो हम लोग उनसे रहते हैं इसमें, क्योंकि देखिए ओवरऑल हम लोग को दोनों चीज़ देखना पड़ता है। जैसे मैंने बताया ना कि साइक्लिक इन नेचर है, सेक्टर रेगुलेटेड नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई है, तो उस पर भी आप एक सीमा पर ही कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमको भी देखना पड़ता है कि जो हमारे इकोनॉमिक जो हमारा देश में जो हमारा जिस प्रकार का हमारा जो निर्माण हो रहा है, आप देखिए कि यहाँ पर स्टील कितनी बढ़ गई है वो, तो उसका भी जो खास करके जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कॉस्ट का प्रभाव पड़ता है। तो कैसे उसका बैलेंस किया जाए हम लोग इसमें बराबर बातचीत करते हैं। प्राइवेट वाले भी गए थे
वो करीब करीब समझिए 4.5 मिलियन टन लोगों ने इंपोर्ट किया था, और हमने बताया ना कि हमने उसमें जो किया है हम लोग का 40 मिलियन तक के आगे का है। तो अभी उस पर बातचीत, अभी तो आप जान रहे हैं कि जो स्थिति है कोई रास्ता निकलेगा। उस होता क्या है ना कि डिस्ट्रप्शंस नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो सिचुएशंस है अभी, तो उसमें तो आप जान रहे हैं कि जो स्मूथ जो सप्लाई होता है वो नहीं हो पाता। इसमें हम लोग की सोच बड़ी खुली हुई है। हम चाहते हैं कि जब हम कोई चीज़ लॉन्च करें तो ये कहें कि सर हमारा इस कारण हम नहीं चढ़ पाए कि ये प्रॉब्लम है। कि होता क्या है ना, हमने बनने में बताया ना कि हमने कोई गाइडलाइंस निकाली। There is always a chance of improvement if you come to know in the beginning. जब पता चल जाए तभी, जब जागे तभी सवेरा। स्टील स्लैग जो है ना उसका बहुत उपयोग है। देखिए रोड बनाने में है, और उसका सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो है हमारे सीमेंट में, और उसके साथ साथ उसमें जानते होंगे जिंक रहता है। तो हमारा जो लैंड है ना उसमें जिंक की डिफिशियंसी होती है, तो जिंक का भी हमारा जो उसमें से जो मिलेगा उससे हमारा जो हमारे जो फर्टिलाइजर कंपनीज है उसे जिंक का बना लेंगे। तो हमारा जो स्लैग है ना वो एक तरह से वेस्ट नहीं है, उसको भी हम लोग वेस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं उपयोग। थैंक यू।